Assalamu alaikum. I hope you are doing well. I am Mohammad Tayyib and topic is strict liability and vicarious liability in criminal law. हमने क्रिमिनल लॉ की लेक्चर सीरीज शुरू की थी आज का हमारा 5th वाला लेक्चर है। आई होप सो कि आपने जो है ना वो पहले जो लेक्चर्स हैं इसके वाले से वो आपने देखे होंगे, तो आपको ये जो आज का लेक्चर है बहुत इजीली जो है ना वो समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आई होप सो कि आपने जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर लिए होंगे, तो अब मैं अपने माइंड में यही लेके चल रहा हूँ कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपने वो प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने में बहुत इजीली जो है ना आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जो आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रिक्ट और वाइकेरियस लायबिलिटी, ये दो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि जनरल रूल्स का एक्सेप्शन है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अगर हमने देखा है क्राइम के वाले से, सिविल लॉ में भी ये दो लाइबिलिटीज़ जो है ना वो फॉल करती हैं, स्ट्रिक्ट और वाइकेरियस लाइबिलिटी। इनको हम नेक्स्ट जो है ना वो जब हम टॉट स्टडी करेंगे लॉ ऑफ टॉट को, तो हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हमने सिर्फ इसको क्रिमिनल जो है ना क्रिमिनल लॉ के वाले से डिस्कस करना है। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ जो अराइज होती हैं स्ट्रिक्ट और वेकेरियस लाइबिलिटी पे, ठीक है, उनको हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो मैंने उसमें बताया था कि जनरल रूल्स क्या है। जनरल रूल ये है कि एक पर्सन ने अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया है ना, पर्सन ने एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया है तो फिर वो लाइबल होगा। और उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए भी उसके 4 हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें ह्यूमन बीइंग हमने पढ़ा था कि पर्सन होना चाहिए, जिसमें हमने फिर पर्सन के जो है ना वो क्लासीफाई किया, अगर आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन 2 पर्सन है। फिर हमने पढ़ा था कि मेंस रिया इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टस रिया इन्वॉल्व होना चाहिए और इंजरी कॉज हो। ये 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे वो 2 थे, मेंस रिया और एक्टस रिया। हमने पढ़ा था कि मेंस रिया और एक्टस रिया अगर इन्वॉल्व है तो आप जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये था एक जनरल रूल क्राइम के वाले से। अब ये जो स्ट्रिक्ट और वाइकेरियस लायबिलिटी है ना, ये तब अराइज होती है जब ये जो जनरल जो एलिमेंट्स हैं मेंसिया और एक्टेसिया ये फॉल नहीं करते। अगर मेंसिया फॉल नहीं कर रहा, ठीक है, फिर कौन सी लायबिलिटी अराइज होगी? अगर एक्टेसिया फॉल नहीं कर रहा तो फिर को मैंने उसमें भी आपको बताया था कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जनरल रूल्स की। अब जनरल रूल्स ये है कि अगर एक पर्सन ने खुद एक्ट परफॉर्म किया है ना तो तब वो लायबल होगा, ठीक है। और एक्ट भी उसने तब परफॉर्म किया जब उसके वो 4 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब उसमें मेंसिया और एक्टेसिया और ह्यूमन बीइंग और इंजरी अगर पाई जाती है तो फिर वो पर्सन जो है ना वो लायबल होगा, अगर उसमें मेंसिया और एक्टेसिया पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो 2 लाइबिलिटीज़ हैं ये उस जनरल रूल्स की एक्सेप्शन है कि अगर एक पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया है तो वो लायबल होगा। ये प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ये होता है कि अगर एक पर्सन ने कोई एक्ट परफॉर्म किया है, पर्सन से एक्ट परफॉर्म हो गया है थ्रू नेग्लिजेंस या किसी और वजह से जिसमें उसका मेंसिया इन्वॉल्व नहीं है, तो क्रिमिनल लॉ कहता है कि ये पर्सन भी जो है ना वो लाइबल होगा। पर्सन के जो है ना ऊपर लाइबिलिटीज़ इम्पोज होंगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, उससे कोई अनलॉफुल एक्ट परफॉर्म हो गया या अनलॉफुल कोई अमिशन हो गया। एक्ट और अमिशन हमने 2 कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़े थे, ठीक है। उससे कोई अनलॉफुल एक्ट या अमिशन हो गया है तो क्रिमिनल लॉ कहता है कि अगर उसने कोई हीनियस क्राइम किया है तो दे में बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब हम कत्ल को स्टडी करते हैं ना तो कत्ल की 4 टाइप्स हैं, कत्ले अम्द, कत्ले शबीह अम्द, कत्ले बिसबब और कत्ले खता। ये 4 टाइप्स हैं जिसमें हम जो है ना वो अगर कोई पर्सन कत्ल करता है तो इन 4 में से एक टाइप में वो फॉल करेगा। अगर एक पर्सन की इंटेंशन है किसी को कत्ल करने की तो वो फिर फॉल करता है 302। आपने अक्सर सुना होगा कि 302 में इसके ऊपर जो है ना वो 302 की FIR हुई है, ठीक है, क्योंकि इसने कत्ल किया है। तो फिर आप उसको दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 302 ऑफ कत्ले अमद। वो कत्ले अमद में जो है ना वो फॉल कर गया, ठीक है। अगर इंटेंशन नहीं है उस पर्सन की, फिर उससे कत्ल हो गया है, तो फिर वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो नेक्स्ट जो 3 टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर किया वो उनमें से किसी एक टाइप में फॉल करेगा, ठीक है। तो आपसे कत्ल तो हुआ है, इंटेंशन नहीं थी आपकी मारने की। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन ने जो है ना वो फायर चलाया, शिकार पे निकले थे 2 लोग, ठीक है, A और Z 2 पर्सन थे, शिकार पे निकले थे। A ने जो है ना वो हिरन को देख के फायर चलाया, लेकिन वो एक्सीडेंटली किस Z को लग गया। अब ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ की डेथ हो गई। A ने तो कत्ल कमिट कर लिया। अब A की इंटेंशन तो नहीं थी लेकिन उसने एक्ट तो परफॉर्म किया है ना, उसी गन से फायर हुआ है। वो फायर होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और Z का कत्ल हो गया, ठीक है। तो दे में भी फॉल। अब इसकी मेंसिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, मेंसिया इन्वॉल्व, इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी उसकी इंटेंशन नहीं थी Z को मारना।
बट दे मे बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज होगी, यही क्रिमिनल लॉ कहता है। आई होप सो कि आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ आ गया होगा। विकेरियस लाइबिलिटी ये होती है कि किसी और पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया है बट यू मे आल्सो लाइबल फॉर दिस एक्ट। ठीक है, ए बी और सी 3 पर्सन है, ए ने एक्ट परफॉर्म किया है, बी और सी दोनों उसके लिए लाइबल हो रहे हैं, दैट्स इज अ विकेरियस लाइबिलिटी। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि ए ने एक्स को जो है ना वो फायर किया है, ठीक है, बी ने गन प्रोवाइड की थी ए को, और एक्स जो सी था उसने एक्स के बाजू पकड़े थे, और ए ने जब फायर किया तो एक्स को जाकर लगा, एक्स की उसी टाइम डेथ हो गई। तो दे मे बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, तीनों की इंटेंशन थी मारना, ठीक है, तीनों की इंटेंशन थी कि एक्स को कत्ल करना, इंटेंशन तीनों की थी, एक्स को कत्ल करना है, तीनों की इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है। तो दे में भी हालांकि फायर तो सिर्फ ए ने किया है, ठीक है। फिर ये बाकी जो 20 ही हैं ये क्यों इसमें फॉल कर रहे हैं, ये हम जो पीपीसी को डिस्कस करेंगे, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 634 को डिस्कस करेंगे, तो तब हम उसको स्टडी करेंगे कि कैसे जो है ना वो एक पर्सन एक्ट परफॉर्म करता है और बाकी जो 2 हैं वो कैसे जो है ना इसके लिए लायबल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि अगर कोई, जैसे कि हमने अक्सर सुना होगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हायर किया। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ए ने डी पर्सन है एक जिसको हायर किया कि आपने जी को कत्ल करना है, मैं आपको उसके बदले में 10 लाख रुपया दूंगा। डी 10 लाख रुपया लेने के बाद जी को कत्ल कर देता है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में डी पकड़ा जाता है, डी कहता है कि मुझे ए ने जो है वो पैसे दिए थे और उसके बदले में मैंने कत्ल किया था, तो क्या ए बच जाएगा, ठीक है। ए पे भी वही लाइबिलिटीज इंपोज होंगी जो कि डी पे इंपोज हुई हैं, ठीक है। तो डेट्स में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि 9 मई पाकिस्तान की हिस्ट्री का आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 9 मई को क्या हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस टाइम जेल में थे, लेकिन उनके ऊपर भी जो है उसके केस चला, वो 9 मई के वाले से काफ़ी अरसा केस चलता रहा। डेट्स में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी कि उन्होंने इंस्टिगेट किया था, दूसरे लोगों को उकसाया था ये एक्ट परफॉर्म करने के लिए, तो लोगों ने ये एक्ट परफॉर्म किया, इस वजह से उनके अगेंस्ट केस चला। डेट में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी। ये विकेरियस लाइबिलिटी आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। एक पर्सन ने एक्ट परफॉर्म नहीं भी किया बट फिर भी वो उसके लिए लाइबल होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम पीपीसी में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट चूँकि हमारे जो है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट का ये हिस्से हैं विकेरियस और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, तो डेट्स वाई हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो है आप होप्सो के स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और विकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अभी हम इसको फर्दर डिटेल से स्टडी करते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि एक पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया बट उसकी इंटेंशन नहीं थी, मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं था। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि 2 एलिमेंट्स कंपल्सरी है, मेंसरिया और एक्टसरिया। उसी में मैंने आपको बताया था कि इसके जनरल एक्सेप्शन भी हैं कि अगर इनमें से मेंसरिया नहीं भी पाया जा रहा फिर भी आप क्रिमिनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर एक्टसरिया नहीं भी पाया जा रहा फिर भी आपने अगर कोई हीनियस क्राइम किया है तो आप उसकी कैटेगरी में फॉल करोगे। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि ए और जी जो है वो 2 पर्सन है, शिकार के लिए निकले, ठीक है। ए ने जो है ना वो फायर किया हिरन को समझ के कि मैं जो है ना वो हिरन का शिकार कर रहा हूँ, लेकिन उसने देखा कि जी को लग गया है। अब वो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर थे, ठीक है। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जी की ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। ए ने जो है ना वो कत्ल कमिट कर दिया जी का, ठीक है। बेशक वो जो है ना वो कत्ले अमद में फॉल नहीं करता, ठीक है, कत्ले अमद में फॉल नहीं करता, बट दे आर लाइबिलिटीज टू इम्पोज हिम के उसने जो है ना वो कत्ल किया है, ठीक है। तो यही है कि वहाँ पे उसकी मेंसरिया तो इन्वॉल्व नहीं थी बट उसने एक ऑफेंस तो कमिट कर दिया, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ना वो इम्पोज हो गई, ठीक है। ये डेफिनेशंस मैंने कुछ लिखी हैं। एंड्रू ऑसवर्थ की डेफिनेशन है कि उन्होंने भी यही कहा कि बेसिकली जनरल रूल्स क्या है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसके लिए 2 एलिमेंट्स होना लाजमी है, एक एक्टसरिया और एक मेंसरिया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब कत्ले अमद कमिट होता है ना तो उसमें मेंसरिया प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि एक्ट तो परफॉर्म हुआ होता है, तो मेंसरिया प्रूव करना होता है कि इस पर्सन की इंटेंशन थी तो इसने ये कत्ल किया है, ठीक है। अगर वो कत्ल की इंटेंशन साबित हो जाती है तो फिर उसको सजाए मौत या उम्र के ऐसे कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अगर इंटेंशन नहीं होती उस पर्सन की प्रूव तो फिर वो कत्ले भी सबब में जो है ना वो फॉल करेगा, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब एंड्रू ने भी बेसिकली यही डेफिनेशन दी थी कि एक पर्सन से नेग्लिजेंस की वजह से
या उसके जो है ना वो इंटेंशन नहीं थी किसी पर्सन को इंजरी कॉज करने की, लेकिन इंजरी कॉज हो जाती है, तो फिर भी जो है ना वो क्रिमिनल लॉ उसके ऊपर लाइबिलिटीज इम्पोज करता है इन सम केसेस में। जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं ना उसमें जो है ना पर्सन डिफेंस ले लेता है कि मुझसे जो है ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो मैंने जो है ना वो मेरे से ये एक्ट परफॉर्म हुआ है, तो उसमें ऑफेंस। लेकिन अगर आप हीनियस क्राइम कमिट करते हो, जैसे कि मैंने ए और जी की एग्जांपल दी कि उसने कत्ल कमिट किया एंड देन दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। ऐसे ही अनदर डेफिनेशन इज कि मेंस या इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, डजंट प्रूव एनी रिलेशन टू वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। एक्टस या इन्वॉल्व है, गिल्टी एक्ट परफॉर्म किया है ड्यू टू हिज रेकलनेस एंड नॉलेज मे बी रिक्वायर्ड टू रिलेशन टू द अदर एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, तो दे मे बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। अगर उसने पर्सन ने कि इंटेंशन नहीं है, एक्ट परफॉर्म हो गया, ठीक, या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या उसके किसी एक्ट परफॉर्म करने की वजह से हुआ, तो वो जो है ना वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज उसके ऊपर इंपोज होंगी। उसके बाद आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच इज इंक्यूर्ड फॉर ओन इंस्टेड ऑफ अनदर। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले एग्जाम्पल दी कि एक पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ आप भी लाइबल हो रहे हो, ठीक है। मैं आपको इसकी बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्सन था जी, जिसने जो है वो ए के पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की। अब बी सी और डी आके ना ए को उकसा रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जी ने बदतमीजी की है और तुमने उसके साथ कुछ किया ही नहीं, तुमने उसको ऐसे ही जाने दिया। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम उसको ये कर देते, फलान कर देते, टमकान कर, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है। बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ए क्या करता है कि ए इन तीनों की बातों में आके जी को अगले दिन जाके फायर मार देता है, जी का कत्ल हो जाता है। कल को इंक्वायरी होती है, ए से पूछा जाता है तुम्हें किसने इंस्टिगेट किया था, किसने उकसाया था, वो नाम लेता है बी सी और डी। बी सी और डी भी पकड़े जाएंगे और उनके ऊपर भी वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है ना वो इम्पोज होगी, ठीक है। दे मे बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। तो ये जो आप लोग उकसाते हैं ना दूसरों को, ये थोड़ा सा एहतियात किया करें, कल को मसला भी हो सकता है। तो ये ब्लैक स्लेट डिक्शनरी भी यही कहती है कि अगर किसी और पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, तो दे मे बी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। मैं पीपीसी सेक्शन 107 इसकी डेफिनेशन बयान करता है, ये जो अभी एक्सप्लेन किया आपको साथ, ठीक है, कि ए को उकसाया बी सी और डी ने और ए ने जाकर जी का कत्ल कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान पीनल कोड और आईपीसी इंडियन पीनल कोड सेक्शन 107 इसकी डेफिनेशन बयान करता है और 109 में उसकी जो है ना वो पनिशमेंट बयान की गई है, पनिशमेंट लिखी गई है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, ठीक है। वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ प्रिंसिपल लॉ होल्ड ऑन अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकंडक्ट ऑफ अनदर। किसी और पर्सन ने मिसकंडक्ट किया और आप उसके लिए लायबल हो रहे हो, ठीक है, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी में फॉल करता है। किस चीज़ पे बेस करता है बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट? लैटिन मैगजीम है दो, ठीक है, ये दो मैगजीम है लैटिन जिस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस करता है। लेट द स्पीरिट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और अगर किसी पर्सन ने एक्ट परफॉर्म किया, यानी कि ये कॉन्सेप्ट तब ड्राइव हुआ था कि ए एक पर्सन था, ठीक है, जो कि मैनेजर था और उसने अपने जी पर्सन से एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म किया था जो कि उसके लिए उसका एजेंट था, ठीक है। तो अब कोर्ट ने, हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये हेल्ड किया कि चूंकि एक्ट तो जी ने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो क्या ए भी लायबल होगा? तो यस, ए इज़ अ वाइकेरियस लायबिलिटी विच इज़ इम्पोज बाय अ पर्सन ए, ठीक है। तो यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि एक मैनेजर जो है वो अपने एजेंट से एक्ट परफॉर्म करवा रहा है, तो क्या मैनेजर के ऊपर कोई लायबिलिटीज इंपोज नहीं होंगी? तो तब ये वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट से कोई एक्ट परफॉर्म करवाता है, ठीक है, तो फिर वो भी इसके लिए जो है ना लायबल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि एक 10 साल का बच्चा अगर पाकिस्तान में कुछ भी कर देगा, ठीक है, तो दे आर फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्जेस, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस इंपोज नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीनल कोड जनरल डिफेंसेस सेक्शन 83, 84 ये चीज़ें कह रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो काम उनके पेरेंट्स ने करवाया है तो फिर पेरेंट्स लायबल होंगे, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पर्सन है, ठीक है, जो अपने बेटे को कहता है कि ये जो दूध है ये आपने जाकर जी को पिला देना है। जब जी वो दूध पीता है तो उसके अंदर जहर होता है, ठीक है। अब तो पिलाया तो इस बच्चे ने है, ठीक है, तो क्या बच्चे के ऊपर लायबिलिटीज इंपोज होंगी? बच्चा तो साइड पे चला गया, ठीक है, बच्चे के ऊपर तो कोई लायबिलिटीज नहीं। लेकिन ये जो पर्सन ए है, जो उस बच्चे का फादर है, जिसने जहर मिला के दिया था और बी इस बच्चे ने जाके इस जी को पिलाया और जी की डेथ काज हो गई है, तो सारी लायबिलिटीज़ जो है वो इस उसके बच्चे के फादर पे, जो ए पर्सन है, उसके ऊपर लायबिलिटीज इंपोज होंगी, ठीक है। यही वाइकेरियस लायबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। हु डज एन एक्ट थ्रू एन अदर इज टू
डीम टू बी डूइंग द एक्ट हिमसेल्फ। अगर किसी पर्सन ने, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बच्चे की एग्जांपल दी कि एक पर्सन था, उसने अपने बच्चे को दूध का गिलास दिया और कहा कि जी को पिला दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ये पर्सन ये एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो यही समझा जाएगा कि ए ने ही वो एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है। ए ने ही जो है ना वो दूध का गिलास जी को दिया और जी की डेथ हो गई, ठीक है। ये बेसिकली इन लतीन मैगजीन पे जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेस करता है विकेरियस लायबिलिटी का, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एंड कन्वीनियंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद इसके अगर हम काइंड पढ़ें तो रेटिफिकेशन में यही होता है कि अगर एक पर्सन जो है ना वो दूसरे पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको साथ एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले कि ए ने जो है ना वो डी को कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया देता हूँ, तुम जाकर जी को मार दो, ठीक है। तो दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ए, अब दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। ए जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अगर डी कत्ल करता भी है या नहीं भी करता, ए जो है वो क्रिमिनल की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो हमने इसके वाले से वे पढ़ा, ठीक है। 3 काइंड्स हैं इसकी। फर्स्ट काइंड में यही है कि अगर एक ए ने डी के साथ एग्रीमेंट किया है कि आपने जो है ना वो 10 लाख रुपया दूंगा और आपने जी को कत्ल करना, ठीक है। जी कत्ल करता है नहीं करता, फिर भी ए जो है ना वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गया। अगर तो डी ने कत्ल कर दिया तो फिर लायबिलिटीज़ डिफरेंट वे से इम्पोज होंगी। अगर कत्ल नहीं भी किया तो फिर भी वो क्रिमिनल की कैटेगरी में है, ठीक है। फिर पनिशमेंट और मिलेगी, अगर कत्ल हो गया फिर पनिशमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट जो है ना वो सारा पढ़ेंगे। तो एग्रीमेंट हुआ तो दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। वही प्रिंसिपल एजेंट वाली मैंने एग्जांपल दी थी पहले, ठीक है। तो इसमें एक केस लॉ भी है, एक्ट विच इज़ इलीगल एंड वाइज इनकेपेबल ऑफ रेटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट में बेसिकली कहते हैं कि आपने किसी को उकसाया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि जी ने ए के पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की, बी सी और डी आके उसको उकसा रहे हैं और ए अगले दिन जाके जी का कत्ल कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई लायबिलिटी ऑफ अबेटमेंट। अगर आपने अबेटमेंट किया, किसी को उकसाया है, ठीक है, तो दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। अगर आप किसी को जो है ना वो किसी की हेल्प करते हो किसी को कत्ल करने में, आपने देखा होगा कि पहले जो लोग, अभी भी लोग क्या करते हैं, तो जो दहशतगर्द होते हैं उनको अपने घरों में पनाह दे देते हैं, ठीक है। तो अब जब पकड़े जाते हैं तो फिर वो गढ़ वाले भी जो है ना वो दहशतगर्दी ही का केस उन पर भी होता है, ठीक है। ATA उन पर भी लगता है। आपने अगर किसी को गन दी, ए है, ठीक है, उसने सी से गन ली ये कह के कि मुझे जो है ना तुम्हारी गन तुम्हारे जो पास पड़ी है वो मुझे 2 दिन के लिए दो, मैंने सी को कत्ल करना है, ठीक है। तो अब जो इसने गन दी, हालांकि इसको पता भी था कि ए जो है वो इस वजह से लेके जा रहा है कि जी का कत्ल करना है, ठीक है। तो सी में आल्सो वॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, ठीक है। उसके ऊपर भी जो है ना वो लायबिलिटीज़ इम्पोज हो गई हैं क्योंकि सी ने उसकी हेल्प की है जी को मारने में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी जो है ना वो लायबिलिटीज़, ये अबेटमेंट का एक पूरा जो है ना वो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यही चीज़ इसमें लिखी है, केस लॉ है। केस लॉ बेसिकली इसलिए मैं रेफ़र करता हूँ क्योंकि इसमें जो है ना नंबर्स ज़्यादा मिलते हैं जब आप केस लॉ ऐड करते हो अपने जो है ना वो टॉपिक में, ठीक है। तो ये ज़रूर ऐड करें जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। एक्शन ऑफ क्राइम, दोज हु अबेट द क्राइम एक्ट वन इक्वली लाइबल विद दोज कमिट द रॉन्ग, ठीक है। वो ही कहता है कि जो सी ने अगर हेल्प की है, ठीक है, तो वो इक्वली लाइबल होगा। मतलब अगर इसको कत्ल के लिए पनिश किया जा रहा है तो सी को भी कत्ल के लिए पनिश किया जाएगा। वैसे ही मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ए ने जो है वो जी ने जो है वो ए के पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की और बी सी और डी ने आके उकसाया और ए ने जाकर कत्ल कर दिया। अब बी सी और डी के ऊपर भी जो है ना वो कत्ल की ही पनिशमेंट जो है ना वो उसके ऊपर भी जो इम्प्लीमेंट होंगी, उसको भी जो है ना वो वही पनिश किया जाएगा जो कि ए को किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो क्रिमिनल लॉ है। उसके बाद लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द सम स्पेशल रिलेशंस। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन है और आप उसको कहते हो तू मेरा भाई है तो तू जाकर जो है ना वो मेरे बिहाफ पे, ठीक है, मुझे ये पर्सन अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मुझे जो है ना वो एक्स पर्सन है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तुम जाकर ना इसको मारते, ठीक है। उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, घर दे दूंगा, ठीक है। और बी क्या करता है कि अगले दिन जाता है जाके एक्स को मार देता है, ठीक है। अब उन दोनों का तो रिलेशन था आपस में, तो अगर ये बी पकड़ा जाता है तो ए भी है उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। बेशक ये कहता है कि मैंने मजाक में बोला था या मैंने ऐसे बोल दिया था, ठीक है, बट ही इज स्टिल लायबल फॉर दिस एक्ट। वो इसके लिए लायबल होगा जो उसने एक्ट परफॉर्म किया। इसके लिए मैंने केस लॉ भी रेफर किया आपके साथ, ठीक है। मायरा बख्श वर्सेस स्टेट, ये पाकिस्तान का केस लॉ है 2023 का। वंस इट इज़ प्रूव्ड दैट द एक्यूज पर्सन हैज़ अ कॉमन इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, अगर तो ये अप्रूव होता है कि
पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन थी किसी भी क्राइम को कमिट करने के हवाले से, तो उनके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटीज इंपोज होंगी और दोनों को इक्वली पनिश किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी कि ए बी सी 3 पर्सन है जिनकी इंटेंशन ये है कि जी को कत्ल करना है। ठीक है, अब बी जो है वो ए को गन प्रोवाइड कर रहा है जी को कत्ल करने के लिए, और सी जो है उसने जो है ना वो जी के बाजू पकड़े हैं। ठीक है, और ए जो है फायर कर देता है। अब तीनों की इंटेंशन ये थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर एक्यूज की इंटेंशन कॉमन है तो दे आर कमिटिंग एज अ क्राइम। अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है और उसमें तीनों पर्सन की इंटेंशन कॉमन है, अब तीनों पर्सन की इंटेंशन तो कॉमन थी कि हमने जी को कत्ल करना है। ठीक है, बी जो है वो हेल्प कर रहा है ए की गन प्रोवाइड करके, और सी जो है वो दूसरी तरह हेल्प कर रहा है कि उसने बाजू पकड़े हैं जी के। ठीक है, और ए ने जो है ना वो फायर कर दिया और जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन इंटेंशन थी तीनों की। अगर तो कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है, हालांकि सिर्फ फायर तो ए ने किया है। ठीक है, फिर बी और सी के ऊपर भी लाइबिलिटीज़ क्यों इम्पोज हों, लेकिन जो है ना वो पाकिस्तान पीनल कोड और इंडियन पीनल कोड सेम ही प्रोविजंस हैं दोनों की। सेक्शन 34 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड एंड इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कॉमन इंटेंशन है तो दे तीनों पर्सन जो है ना फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम, और तीनों पे लाइबिलिटी सेम होंगी। ठीक है, अगर तीनों पे एक जैसी ही पनिशमेंट इम्पोज होगी, इम्प्रिजनमेंट भी एक जैसी होगी। ठीक है, तो तीनों पर्सन जो है ना वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल करेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ के वाले से मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तब इम्पोज होती है जब आपकी इंटेंशन नहीं है, आपने एक एक्ट परफॉर्म किया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 मेन एलिमेंट्स हैं क्राइम को कमिट करने के वाले से, एक मेंस रिया और एक एक्ट्रेस रिया। आपसे एक एक्ट परफॉर्म हो गया है, लेकिन उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपकी इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, हो गया, नेग्लिजेंस की वजह से हो गया है, कुछ भी करके आपसे कुछ ना कुछ एक्ट या इमिशन हुआ है। ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी कि आप उस एक्ट को या ओमिशन को, मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक्ट का क्या मतलब है और ओमिशन का क्या मतलब है। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ परफॉर्म हो गई है, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी वो परफॉर्म करने की, लेकिन आपने कोई हीनियस क्राइम, कोई हीनियस ऑफेंस कमिट कर लिया, तो दे में भी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्राइम। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ना वो इम्पोज हो जाएंगी। उसके बाद ये 3 ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे आप जो है ना वो डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई हीनियस क्राइम कमिट कर लिया तो फिर आप इन तीनों रूल्स पे जो है ना वो डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए, आपने अक्सर जब आपका ट्रैफिक पुलिस जो है वो चलान करती है आपसे, ठीक है, तो वो आपको अक्सर आपने सुना होगा, जिन स्टूडेंट्स को चलान हुआ है, जिनको भी चलान हुआ है, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। मतलब मैं मुसलसल 3 दिन से एक ही रोड से गुजर रहा हूँ और आज मैं पकड़ा गया हूँ, आज मेरे ऊपर चलान हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे जो है ना वो ट्रैफिक रूल्स हैं जिनको मैं वायलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई 3 दिन तू बच गया है, इतना ही काफ़ी है, आज पे कर, नेक्स्ट टाइम तू फिर इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपने अगर कोई लॉ की मिस्टेक की है तो उसके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, जनरल रूल्स भी है कि आपको एक एज अ सिटीज़न होने के नाते आपको बहुत सी चीज़ें अपने राइट्स के वाले से, अपनी ड्यूटीज़ के वाले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना वो एक्सक्यूज़ नहीं बनता। बेसिकली एक जनरल डिफेंस भी है, मतलब अगर कोई जज जो है वो डिसीजन इस तरह का कर देता है कि जो डिसीजन जो है ना वो मिस्टेक ऑफ लॉ के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, तो जज को इससे एक्सेप्शन है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि एक जो केस है वो ट्रायल कोर्ट में जाके उसको फांसी की सज़ा हो रही होती है और आप आगे जो जाके जो है वो एपलेट प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो उसको बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हम जज को पकड़ के अंदर डाल देंगे? नहीं। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ पे जनरल एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है, लॉ को मतलब आपने कोई लॉ वायलेट किया है और आप उसके डिफेंस में ये कह रहे हो कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, मुझे इस लॉ का पता नहीं था। ठीक है, तो ये एक वीक डिफेंस है। ठीक है, सम टाइम जो है ना वो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ इंपोज नहीं होती, लेकिन जब आपने हीनियस कोई ऑफेंस कमिट किया हो तो फिर जो है ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ जो है ना वो आपके ऊपर इंपोज होती हैं। ठीक है, देन द सेकंड वन इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ अ गुड एक्सक्यूज। ठीक है, आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देखिए आप जो इसका डिफेंस ले सकते हो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि मुझे पता नहीं था इस चीज़ के हवाले से। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ए और जी 2 पर्सन है, शिकार पे जाते हैं, ए जो है ना वो फायर करता है और ये समझ के सामने हिरन है, ठीक है, लेकिन वो जी को लग जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट ही था ना कि उसको ये पता चला कि सामने हिरन है, लेकिन उसको ये तो नहीं था पता कि जी है। ठीक है, अगर उसको पता होता तो वो फायर ही ना करता। ठीक है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक जनरल डिफेंस बनता है।
लेकिन जो हीनियस क्राइम होते हैं ना, उसमें फिर भी लाइबिलिटीज़ इंपोज होती हैं। आप बहुत से केसेस में बच जाते हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। यानी कि अगर एक वाइफ जो है वो किसी दूसरे पर्सन से शादी कर लेती है, ये समझ के कि उसका हस्बैंड जो है वो पिछले 7 साल से जो है ना वो लापता है, ना उसने कोई कॉल की है आज तक, ठीक है, ना उसकी कोई खबर मिली है, और जिससे भी पूछता है वो यही कहता है कि जो है ना वो जो लास्ट टाइम शिप डूबी थी 7-8 साल पहले, उसमें वो शिप में वो भी मौजूद था, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि जब वो शादी करती है तो शादी के 1-2 साल बाद उसका हस्बैंड वापस आ जाता है, ठीक है। तो अब एक वाइफ एट अ टाइम, एक औरत एट अ टाइम 2 शादियां नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ इंपोज होंगी? नहीं, क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने जो है ना वो दूसरी शादी की, तो वो इस केस से बच जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना वो इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जो है वो आप एक डिफेंस लेते हो, लेकिन ये है कि ये एक वीक डिफेंस होता है। अगर आपने हीनियस ऑफेंस कमिट किया है लेकिन आप बड़ी लाइबिलिटी से बच जाते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या कि ए अब ये क्या किएगा ये कोर्ट में जाके कि मेरा इरादा नहीं था जी को कत्ल करने का, क्योंकि जी मेरा अपना भाई था, मैं उसको क्यों मारूंगा, लेकिन मैंने ये समझा कि सामने हिरन है, तो मैंने जब फायर किया तो जी को लग गया और हमने उसको बचाने के लिए काफ़ी कोशिश भी की, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था, ठीक है, मिस्टेक थी मुझसे हुई है, मुझे ये लगा कि जी वो सामने हिरन है लेकिन वो जी था, ठीक है। तो अब वो कत्ले अम्मद से बच जाएगा, ठीक है। कत्ले उम्मत जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो 302 आपने पढ़ा है वो नहीं लगेगा, ठीक है। उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी, उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी, ठीक है। दियत वगैरह का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो हमारी पनिशमेंट में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वो बड़े क्राइम से बच जाता है लेकिन लाइबिलिटीज़ इंपोज होती हैं, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली आपने किसी को जो है ना वो इंजरी कॉज कर दी है, इंजरी को माइनर सी इंजरी है, तो आप एक जनरल डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सीडेंटली किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और अगले दिन बंदा मर गया, तो फिर आप जो है ना वो रैश ड्राइविंग के केस में अंदर जाएंगे, ठीक है। और उसकी सज़ा भी जो है ना वो फिर 10 साल तो कम से कम है ही है, ठीक है। एक्सीडेंटली अगर आपसे कोई एक्ट परफॉर्म हो गया ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनता है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी और मुझसे एक्सीडेंटली कोई एक्ट जो है ना वो परफॉर्म हो गया, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन में भी ये रूल आता है, लेकिन एक्सीडेंटली आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सीडेंटली आप ये नहीं कह सकते कि मैंने डिकेटी की है और मुझसे एक्सीडेंटली चोरी हो गई है, ठीक है। मैंने किसी को हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया और मुझसे एक्सीडेंटली जो है ना वो हर्ट, मैंने किसी के ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़ा दी है किसी के और मुझे एक्सीडेंटली जो है ना वो ये हुआ है। एक्सीडेंटली में माइनर चीज़ें आती हैं, आप स्ट्रॉन्ग डिफेंस ले सकते हो, ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनता है कि एक्सीडेंटली ये सब हुआ है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा चोट्स ना लगें तो मामला तो उधर ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कत्ल वगैरह हो जाए तो फिर मामला तो आगे चलते हैं कोर्ट में, फिर एक लंबी प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। तो एक्सीडेंटली अगर कोई आपसे रॉन्ग कमिट हुआ है तो आप जो है ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। केस लॉ भी है इसके वाले से लिख लें कि अगर कोई मतलब एब्सेंट है, मेंस या एब्सेंट है, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए एक्टसिया होना लाजमी है, ठीक है। वो कोई एक्शन परफॉर्म होना लाजमी है अगर आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को जो है ना वो प्रूव करना है। इसका डिफरेंस भी मैंने लिखा है कि वही चीज़ें हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए जो है ना मेंस या नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका एक्ट परफॉर्म होना चाहिए, अनलॉफुल एक्ट या अनलॉफुल ओमिशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेंस या आपकी इंटेंशन नहीं है, अगर इंटेंशन है तो फिर आप दो में फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हीनियस क्राइम, आपने फिर क्राइम कमिट किया है, ठीक है, और आपके सारे एसेंशियल पूरे हैं और आपको सज़ा और तरह से मिलेगी, ठीक है। विकेरियस लायबिलिटी किसी और पर्सन ने कंडक्ट किया और आप उसके लिए लायबल हो रहे हो, ठीक है। ये सारा बेस करता है क्राइम पे, ठीक है, आपके एक्ट पे बेस करता है कि आपने जो एक्ट परफॉर्म किया है, एदर यू परफॉर्म द एक्ट इज़ अ मेंस या इन्वॉल्व थी, गिल्टी इंटेंशन थी कि नहीं थी, और ये बेस करता है, ये 2 मैगजीम है, ठीक है। लेट द सुपीरियर बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वही जो मैंने प्रिंसिपल और एजेंट की एग्जाम्पल दी थी, और ये जो है ना वो इस मैगजीम पे बेस करता है, ही हु डज एन एक्ट थ्रू एन अदर इज डीम टू बी डूइंग द एक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। एप्लीकेशन जो है इसकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ और एक्सीडेंट पे है, वो मैंने अभी डिस्कस भी की है। और ये जो है ना लायबिलिटी बाय रेटिफिकेशन, अबैटमेंट, लायबिलिटी अराइजिंग ऑन द स्पेशल रिलेशंस, ठीक है। एग्जांपल इसकी ये है कि कत्ले खता, अगर आपने कोई कत्ल किया खता में तो यू आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ इंपोज होंगी। ड्राइविंग है, ट्रैफिक ऑफेंस, आपने कोई ड्राइविंग जो ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक किए हैं, ड्रग वगैरह का सारा जो है ना इसमें आ जाता है, ठीक है। तब आपकी गाड़ी से जो ना वो ड्रग मिलती है और आप ये प्ली लेते हो कि ये इसका तो मुझे पता नहीं था, जो इस मेरे गाड़ी में जो पहले पर्सन सर्वेंट बैठा था ये वो रख के गया है, मुझे इसके वाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यू मे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो है ना वो ड्रग्स तो बरामद हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि मास्टर और सर्वेंट
का रिलेशन होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर सर्वेंट कोई एक्ट परफॉर्म करे तो मास्टर उसके लिए लाइबल होगा, एजेंट कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो प्रिंसिपल उसके लाइबल होगा, पार्टनर कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो फर्म उसके लिए लाइबल होगी। ठीक है, देखिए जब आप कोई भी एक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाले ने डिफेम किया है, आपको डेफेमेशन किया है, वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इस पर्सन ने जो है ना वो इस पर्सन का कत्ल किया है, यानी वो न्यूज़पेपर वाले जो है ना वो, मैं यही कह देता हूँ फॉर एग्जांपल किसी भी न्यूज़पेपर का नाम ले लेते हैं कि एक्स न्यूज़पेपर है एक, ठीक है, जो ये लिखती है कि ए ने फलां ईयर यानी कि 2 साल पहले जी को कत्ल किया था। ठीक है, अब यहाँ पे ए की तो डेफमेशन होगी, ठीक है, उसकी इज्जत पे तो बात आ गई। ठीक है, तो ए जो है वो पूरी एक्स न्यूज़पेपर को जो है ना वो सू करेगा, कोर्ट में लेके जाएगा, सूट जो है ना वो केस फाइल करेगा एक्स न्यूज़पेपर के अगेंस्ट। ठीक है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा जिसने वो न्यूज़पेपर छापी है। ठीक है, वो एक्स न्यूज़पेपर पे जो है ना वो अपना केस फाइल करेगा। ठीक है, ऐसे गार्डियन और वार्ड में बच्चे वाली एग्जांपल दी थी कि पेरेंट्स फादर जो है ना अपने बच्चे को दूध देता है और कहता है जाओ जी को दे आओ, और उसमें जो है ना वो जहर होता है। ठीक है, और जी जैसे ही पीता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो डेफिनेटली बात है फादर ही लाइबल होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है एट द एंड कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो तब इम्पोज होती है जब आपकी इंटेंशन नहीं होती है, विकेरियस लाइबिलिटी तब इम्पोज होती है जब कोई और पर्सन एक्ट परफॉर्म करता है और आप उसके लिए लाइबल कंसीडर किए जाते हो। ठीक है, इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह जल्द में नेक्स्ट वीडियो में तो दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।